गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। आपके डिमांड पे दृष्टि क्विक बुक का डिस्कशन स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें हर सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जाएगा जो चैप्टर वाइज होगा। आप जानते ही हैं कि यह बुक किसी भी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो IAS हो, स्टेट PCS हो या वनडे एग्जाम हो। ये बुक हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज से हम लोग आधुनिक भारत के चैप्टर देखेंगे। तो इस बुक में आधुनिक भारत के 14 चैप्टर हैं, तो इन्हें 14 वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही इसके बाद दिए हुए अभ्यास प्रश्न जो हर चैप्टर के बाद दिए गए हैं उन्हें कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरुआत करते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद परीक्षा वाणी की सीरीज भी कंप्लीट कराई जाएगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत में फर्स्ट चैप्टर है 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। ठीक है, इसकी भूमिका देख लेते हैं। 1707 में सभी जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो बादशाह आते हैं वो केवल प्रतीक के रूप में रह जाते हैं बादशाह, और उनकी जो सत्ता की बागडोर होती है वह ईरानी, तुरानी गुटों और हिंदुस्तानी मूल के अमीर सैयद बंधुओं के पास चली जाती हैं। और इस तरह 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगता है। और इन्हीं मुगल साम्राज्य के इन्हीं अवशेषों पर अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का उदय होता है, जो कि कई स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में इसी समय आते हैं। तो इन्हीं स्वतंत्र राज्यों के बारे में हमें जानना है यहाँ पे, जैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध, मैसूर, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हैदराबाद के बारे में देखते हैं। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य आसफ जाही वंश का संस्थापक निजाम उल मुल्क, जिसे चिनक्लिज खान भी कहते हैं, था। तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक था वो निजाम उल मुल्क या चिनक्लिज खान था। निजाम उल मुल्क तुरानी गुट का था। ठीक है, तो यह तुरानी गुट का था। उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निजाम उल मुल्क मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार था। ये दक्कन में जो नियुक्त था, वर्ष 1720 से 1722 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ की तथा 1724 में उसने हैदराबाद, स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना करी। निजाम उल मुल्क ने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर व्यवहार में वह स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। उसने एक हिंदू पूरन चंद को अपना दीवान नियुक्त किया। ठीक है, निजाम उल मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया तथा राजस्व व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया। 1724 में सकूर खेड़ा के युद्ध में निजाम उल मुल्क ने मुगल सूबेदार मुबारिज खान को पराजित किया। तत्पश्चात मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया। ठीक है, और उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हैदराबाद आंतरिक संघर्ष तथा कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेजों व फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार बन गया। कर्नाटक देख लेते हैं। कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा था। कर्नाटक के नायब सूबेदार को कर्नाटक का नवाब कहा जाता था। दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र होकर सादत उल्ला खान ने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया। सादत उल्ला खान के बाद उत्तराधिकार के संघर्षों को लेकर कर्नाटक की स्थिति बिगड़ती गई। फलस्वरूप कर्नाटक के उत्तराधिकार का जो प्रश्न था वह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य राजनीतिक हस्तक्षेप का कारण बना। अंततः कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने षड्यंत्रात्मक पत्राचार का आरोप लगाकर राजगद्दी का अधिकार छीन लिया। ठीक है, अब देखते हैं बंगाल के बारे में। स्वतंत्र बंगाल की राज्य की जो नींव डालने का श्रेय था वो मुर्शिद कुली खान को दिया जाता है। 1700 में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। इस समय बंगाल का सूबेदार अजी मुसान था, जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली में रहता था। अतः बंगाल की जो वास्तविक शक्ति थी वो मुर्शिद कुली खान के पास थी। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खान को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डाली। ठीक है,
मुर्शीद कुली खान के शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय ने किया, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया, दूसरा सुजात खान ने और तीसरा नजात खान ने का था। तो ये 3 विद्रोह मुर्शीद कुली खान के शासन के दौरान में हुआ था। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बनाया था। मुर्शीद कुली खान ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए राज्य की वित्तीय व्यवस्था में नए सिरे से प्रबंध किया। उसने अपने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि क्या होती है? प्रत्यक्ष रूप से ये बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि थी। तो इसने एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि में तब्दील कर दिया तथा ठेके पर भू राजस्व वसूली की नई प्रणाली इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। फिर देखते हैं मुर्शीद कुली खान ने गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु तकावी ऋण प्रदान किया। तो गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने के लिए उसने तकावी ऋण प्रदान किया। 1727 में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन, जो कि 1727 से 1739 तक बंगाल का नवाब बना था। सुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खान 1739 में बंगाल का नवाब बना। 1740 में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को गिरिया के युद्ध में, ठीक है, इसे घेरिया भी कुछ स्रोतों में कहते हैं, तो गिरिया के युद्ध में हराकर बंगाल के नवाब का पद हस्तगत कर लिया। इसने तत्कालीन मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए नजराना देकर अपने पद की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। मराठों के हमले से दबाव में आकर अलीवर्दी खान ने रघु जी से 1751 में उड़ीसा प्रांत का एक बड़ा भाग और वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर मराठों से भी इसने संधि कर ली। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः अंग्रेजों को कलकत्ता और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, किंतु छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगे। तो अलीवर्दी खान ने यूरोपियों को मधुमक्खी की उपमा दिया था। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका दौहित्र पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बनता है। सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम व पूर्णिया का नवाब शौकत जंग दोनों ही सिराजुद्दौला के प्रबल विरोधी थे, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु बंगाल की सेना का सेना नायक मीर जाफर था। इन सभी ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का साथ दिया था। सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 में ब्लैक होल की एक घटना घटती है, जिसका उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया है। हॉलवेल के अनुसार नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाए। तो ये ब्लैक होल की घटना है। सिराजुद्दौला ने 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया, जिसमें उसकी पराजय हुई। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा तो नहीं हुआ, किंतु कठपुतली नवाब मीर जाफर बनाए जाने से उन्हें मनचाहा अधिकार मिल गया। पूरी तरीके से कब्जा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कठपुतली नवाब मीर जाफर को बना दिया और उनसे अपना मनचाहा अधिकार उनसे ले लिया। नेक्स्ट देखते हैं, मीर जाफर को इतिहासकारों ने क्लाइव के गीदड़ की पदवी दी है। ठीक है, तो क्लाइव के गीदड़ की पदवी किसे दी गई है? मीर जाफर को। बंगाल नवाब मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। तो मीर कासिम ने 1760 से 63 तक बंगाल पे राज किया और बंगाल की राजधानी उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया। मुंगेर में तोप और बंदूक का कारखाना स्थापित किया। सेना का पुनर्गठन ये मीर कासिम ने किया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का अंग्रेजी सेना से सामना हुआ, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुर्नो ने किया था। इसमें क्या हुआ? अंग्रेजी विजय हुए। अब उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। 1765 के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। ठीक है, अब देख लेते हैं बंगाल के नवाब दिया है और उसके कार्यकाल दिए हैं, देख लेते हैं। मुर्शीद कुली खान 1717 से 1727 ईस्वी, सुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी, सरफराज खान 1739 से 1740 ईस्वी, अलीवर्दी खान 1740 से 1756 ईस्वी, सिराजुद्दौला 1756 से 1757,
मीर जाफर 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 1763, और मीर जाफर फिर दूसरी बार बना था बंगाल का नवाब, तो यह 1763 से 1765 ईस्वी तक। फिर उसके बाद नजमुद्दौला 1765 से 1766, और फिर उसके बाद लास्ट था सैफुद्दौला, यह 1766 से 1770 ईस्वी तक था। अब अवध पे आ जाते हैं। हम लोगों ने बंगाल और हैदराबाद देख लिया, अब अवध देखते हैं। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक अगर देखें तो ये सयादत खान, जो जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है, को माना जाता है। उसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। कालांतर में उसने स्वतंत्र राज्य करना प्रारंभ कर दिया। सआदत खान ने भी 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किया। कहा जाता है कि उचित भू लगान लगाकर तथा बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर उसने किसानों की हालत को बेहतर बनाया। तो ये सआदत खान के बारे में कहा जाता है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने से सआदत खान ने 7000 का मनसब और बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्राप्त करी थी। 1739 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से लड़ने के लिए सआदत खान को दिल्ली बुलाया। 1739 में सआदत खान की मृत्यु के बाद उसका भतीजा तथा दामाद सफदरजंग, जो अबुल मंसूर खान के नाम से भी जाना जाता है, यह सफदरजंग अवध का नवाब बना। सफदरजंग के समय अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई। सफदरजंग 1748 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया। इसी कारण सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही उसने इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया गया उसे इलाहाबाद का प्रांत। 1754 में अवध में सफदरजंग मृत्यु हो जाती है। तब उसके बाद उसका पुत्र सुजाउद्दौला शासक बनता है, जिसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दी थी। 1761 में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो सुजाउद्दौला ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध 1764 में सुजाउद्दौला ने बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम का साथ दिया था। ठीक है। सुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद अवध का अगला नवाब आसफउद्दौला हुआ, जो कि 1775 से 1797 तक रहा। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। लखनऊ में इसने एक बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। अब देखते अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, जो कि 1847 से 1856 तक था। इसी के कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की सरकारी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में इसे अंग्रेजी राज में मिला लिया था। अब देखते हैं मैसूर। तालीकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, और इसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था उनमें मैसूर एक प्रमुख राज्य था। इस समय मैसूर पर वाडियार वंश का शासन था। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज नाम मात्र का ये शासक था। शासन की वास्तविक जो बागडोर थी वो दो मंत्रियों नजराज और देवराज के हाथों में थी। इस समय मैसूर पर मराठों तथा निजाम के आक्रमण का खतरा बना रहता था। मराठे लगातार मैसूर पर आक्रमण कर उसे वित्तीय और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर बनाना चाहते थे, जबकि निजाम मैसूर को मुगल प्रदेश का मानकर इस पे अपना अधिकार समझता था। इसी समय हैदर अली आता है। हैदर अली का जन्म 1721, कुछ स्रोतों में 1722 में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। उसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया तथा अपनी योग्यता के दम पर वह सेनापति के पद तक पहुंच गया। 1755 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की। 1761 में हैदर अली ने नंजराज को हटाकर यहाँ की सत्ता हथिया ली। तत्पश्चात बेदनूर और विदनूर के राजा की मृत्यु पर हैदर अली ने वहाँ कब्जा कर उपशासक नियुक्त किया। सत्ता के आरंभ से ही वह मराठा सरदारों, निजाम और अंग्रेजों के साथ लड़ता रहा। हैदर अली एक वीर योद्धा, कुशल प्रशासक था। उसने अपने कार्यकाल के दौरान सेना का पुनर्गठन किया, जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई और तोपखानों आदि का निर्माण कराया। कालीकट पर विजय प्राप्त कर समूचे मालाबार तट पर पहली बार हैदर अली ने अत्यधिक भूमि पर कर लगाया।
जहां नायरों से उसका संघर्ष हुआ। हैदर की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर टीपू सुल्तान बैठा, जो राजनीतिक दूरदर्शिता में अपने पिता हैदर के समकक्ष ही ठहरता था। अब आइए केरल के बारे में देखते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में केरल 4 प्रमुख राज्य थे। केरल में कौन कौन थे? कालीकट, चिरक्कल, कोची तथा त्रावणकोर। त्रावणकोर राज्य को राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली थी। उसने डचों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया। मार्तंड वर्मा ने यूरोपीय मॉडल के आधार पर अपनी सेना का गठन किया तथा उन्हें आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित किया और इन सैनिकों का प्रयोग अपने राज्य विस्तार के लिए किया। मार्तंड वर्मा ने अपने राज्य में सिंचाई व्यवस्था हेतु नहरों का निर्माण कराया, विदेशी व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी कार्तिक तिरुनल राम वर्मा हुआ। वह प्रसिद्ध विद्वान, कवि, संगीतज्ञ तथा अभिनेता था। वह अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करता था। उसको यूरोपीय मामलों में गहरी रुचि थी। वह लंदन, कलकत्ता, मद्रास से निकलने वाले अखबारों एवं पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ता था। 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में मलयालम साहित्य का काफ़ी विकास हुआ। इस काल में त्रावणकोर राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम, जिसे तिरुवनंतपुरम कहते हैं, संस्कृत के विद्वानों का एक प्रमुख केंद्र थी। ठीक है, तो यह था केरल के बारे में। नेक्स्ट है 18वीं सदी के स्वतंत्र नवीन राज्य एवं उनके संस्थापक। ठीक है, देखते हैं। हैदराबाद स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन थे? निजामुल मुल्क है, निजामुल मुल्क। चिनकलीज खान भी इसे कहते हैं। कर्नाटक के सादतुल्ला खान, बंगाल के मुर्शीद कुली खान, अवध के सादत खान बुरहानुल मुल्क, मैसूर के हैदर अली और केरल त्रावणकोर के मार्तंड वर्मा। तो इस तरह इन राज्यों के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है जाट। जाट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जाट खेतिहरों की एक जाति है जो दिल्ली, आगरा और मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में रहते थे। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह द्वारा की गई थी। जाट नेता सूरजमल को जाटों का अफलातून प्लेटो कहा जाता था। किसे? सूरजमल को जाटों का अफलातून प्लेटो कहा जाता था। 1763 में सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट राज्य का पतन हो गया। रुहेलखंड देखते हैं। रुहेलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खान द्वारा की गई थी। इसकी पहली राजधानी आंवला जो बरेली थी तथा बाद में रामपुर इसकी राजधानी बनी। यह इलाका हिमालय की तराई में गंगा तट से कुमायूं की पहाड़ी तक फैला हुआ अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था। रुहेलों का अवध, दिल्ली और जाटों से लगातार संघर्ष होता रहा। रुहेलों के नेता हाफिज रहमत खान ने बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए अवध के नवाब नजीर से संधि की और बदले में 40 लाख रुपए देने की बात कही। ठीक है, 1773 में रुहेलखंड पर मराठों के आक्रमण के समय अवध के नवाब वजीर ने अंग्रेजी सेना की मदद से उन्हें भगा दिया और संधि के अनुसार रुहेलों से धनराशि मांगी। रुहेल नेता हाफिज रहमत खान द्वारा धनराशि न देने पर अवध ने अंग्रेजों के साथ मिलकर रुहेलों पर आक्रमण किया। ठीक है, तो अंग्रेजों के साथ मिलकर रुहेलों पर आक्रमण अवध ने किया था। मीरापुर कटरा के युद्ध में 1774 में हुआ था। हाफिज रहमत खान लड़ते हुए मारा गया। ठीक है, तो मीरापुर कटरा के युद्ध में ये मारा गया। अंततः रुहेलों को निर्वासित कर रामपुर का इलाका छोड़कर शेष समस्त क्षेत्र अवध के नवाब सुजाउद्दौला को दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाफिज रहमत खान के मरने के बाद उसके पुत्र फैजुल्ला खान को रामपुर का शासक बना दिया। इस तरह रुहेलखंड हो गया। पंजाब के बारे में देखते हैं। मुगल काल में समृद्ध और उपजाऊ पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर थी। सिखों के 10 गुरु के बारे में देख लेते हैं। सिख गुरु और संबंधित उनसे अति महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है गुरु नानक, ये सिख धर्म के संस्थापक थे। सेकेंड है गुरु अंगद, जो सिख धर्म के प्रचार में विशेष योगदान दिए। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक इन्हें कहा जाता है। थर्ड थे गुरु अमरदास, इन्होंने लंगर प्रथा को स्थायी बनाया, मझी प्रथा का विस्तार किया और सती प्रथा का विरोध किया था इन्होंने। गुरु रामदास जो चौथे गुरु थे, समकालीन अकबर के साथ मैत्री संबंध बनाए, अमृतसर शहर बसाया। ठीक है, पांचवें गुरु थे गुरु अर्जिन देव, इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया,
तरन तारन तथा करतारपुर नामक शहर बसाया। जहांगीर द्वारा इनकी हत्या कराई गई। तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा कराई गई थी। अब गुरु हरगोबिंद के बारे में देखते हैं। ये छठे गुरु थे। अमृतसर नगर में अकाल तख्त की स्थापना की। सिखों को लड़ाकू कौम में बदला। कश्मीर में किरतपुरा नगर इन्होंने बसाया। ठीक है। सातवें गुरु थे गुरु हरराय। दारा सिखों से अच्छे संबंध थे इनके। यह शांत एवं एकांत जीवन व्यतीत इन्होंने किया। आठवें गुरु गुरु हरकिशन। इनकी मृत्यु चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर। आनंदपुर साहिब की स्थापना इन्होंने की। हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक और औरंगजेब द्वारा हत्या इनकी करा दी गई थी। नेक्स्ट है 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। इन्होंने क्या किया? खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत की। औरंगजेब से निरंतर संघर्ष किया। सिखों के अंतिम गुरु जफरनामा फारसी की रचना इन्होंने की। तो जफरनामा इन्होंने फारसी में रचना की। ठीक है। अब आते हैं पंजाब। हम लोग देख रहे थे मुगलों के साथ निरंतर टकराव से 18वीं शताब्दी में सिखों का उदय एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हुआ। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु जो गुरु गोविंद सिंह हैं ने अपने व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर खालसा पंथ की स्थापना की, जिसके कारण सिखों को विशेष वेशभूषा केस, कंघा, कृपान, कड़ा, कच्छा 5 ककार या 5 कक्के धारण करना होता था। तो ये सिखों के जो 10वें गुरु थे उन्होंने शुरू किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया। बंदा बहादुर, जिनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, ने पंजाब के सिख किसानों को एकत्रित कर मुगलों से लगातार 8 वर्ष तक संघर्ष किया। बंदा बहादुर ने मुगलों से 8 वर्ष तक संघर्ष किया। बंदा बहादुर को उसके शिष्य सच्चे बादशाह के उपनाम से संबोधित करते थे। 1716 में फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की उसके पुत्र समेत हत्या करवा दी। तो बंदा बहादुर की हत्या फर्रुखसियर ने करवा दी थी। बंदा बहादुर की हत्या के बाद थोड़े समय के लिए सिख राज्य का उत्कर्ष थमसा गया, लेकिन शीघ्र ही मुगल नेतृत्व की अक्षमता और विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के लगातार आक्रमणों के कारण उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर थोड़े समय के लिए मंद पड़े सिख राज्यों का पुनः उत्कर्ष हो गया। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली के भारत से वापस जाने पर सिखों ने पुनः पंजाब एवं जम्मू राज्य पर अधिकार कर लिया। तो अहमद शाह अब्दाली के लौटने के बाद सिखों ने पंजाब और जम्मू राज्य पर अधिकार कर लिया। फैजलपुर के कपूर सिंह के नेतृत्व में पुनः पंजाब के सिख कृषकों जो पृथक पृथक जत्थों में बटे थे को संगठित कर एक ऐसे दल के रूप में विकसित किया जो दल खालसा के रूप में अस्तित्व में आया। सिखों की धार्मिक सेना के रूप में विकसित दल खालसा को कपूर सिंह की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व जस्सा सिंह अहलुवालिया ने संभाला। जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही 12 स्वतंत्र मिसलों या जत्थों में संगठित हो चुके थे तथा राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपना कार्य कर रहे थे। प्रत्येक मिसल की पहचान उनका एक झंडा, नाम तथा निशान होता था। सभी मिसलों के नेताओं की एक संयुक्त समिति होती थी जो सभी मिसलों के कार्यों का क्रियान्वयन करती थी। 1753 में दल खालसा ने बाहरी आक्रमणों से उत्पन्न अव्यवस्था के हल के लिए राखी प्रथा प्रारंभ की थी। तो दल खालसा ने राखी प्रथा प्रारंभ की थी। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। इस प्रणाली के द्वारा सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में विकास हुआ। 12 मिसलों में से सुकरचकिया मिसल में जन्मे रंजीत सिंह को काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई। यह इतिहास में शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। अब देख लेते हैं मराठा। मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में 18वीं शताब्दी में मराठा सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम द्वारा शिवाजी के पौत्र साहू जी को मुगलों की कैद से आज़ाद कर दिया गया। मुगलों की कैद से आज़ाद होकर साहू ने सतारा को अपना केंद्र बनाया। इसी समय राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय की सत्ता पर दावेदारी को लेकर विरोध जताया। ताराबाई मराठों में सर्वाधिक शक्तिशाली महिला थी। ठीक है। इस तरह सत्ता पर एक छत्र राज्य को लेकर साहू और ताराबाई में संघर्ष प्रारंभ हो गया। मराठा सत्ता की दावेदारी को लेकर साहू एवं ताराबाई के बीच चल रहे संघर्ष में विभिन्न मराठा सरदारों ने किसी न किसी का
पक्ष का साथ दिया। साहू ने संघर्ष के बाद प्रशासन संबंध की देखभाल पेशवा को सौंप दी। अतः इस तरह मराठा इतिहास में पेशवाओं के आधिपत्य की शुरुआत हुई और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ पद वंशानुगत हो गया। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी दक्ष कूटनीतिक क्षमता की बदौलत कई मराठा सरदारों को साहू के पक्ष में किया। बालाजी विश्वनाथ को शिवाजी के बाद मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ को शिवाजी के बाद मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ ने चौथ एवं सरदेश मुखी कर वसूल करने का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों को दे दिया। बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं का साथ देकर उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में उनका साथ दिया सैयद बंधुओं का। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है। बाजीराव प्रथम 1720 से 40 तक रहता है। यह एक प्रतिभावान सेनापति था और महत्वाकांक्षी राजनेता था। हिंदू नायकों की सहानुभूति जगाने तथा उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए बाजीराव ने हिंदू पदपातशाही के आदर्श का प्रचार किया। बाजीराव प्रथम शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। इसने जीवन भर दक्कन में निजाम उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसने मुगल अधिकारियों को विशाल इलाके से चौथ वसूल करने का अधिकार देने और फिर वे इलाके मराठा राज्य को सौंप देने के लिए मजबूर किया। इसने पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान कर सालसेट एवं बसीन पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम ने मराठा राज्य को एक साम्राज्य के रूप में तब्दील कर दिया। बाजीराव प्रथम ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। तो यह बाजीराव प्रथम के द्वारा कहा गया कथन है। तो 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बाजीराव की मृत्यु तक मराठों ने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड के हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा नियुक्त हुआ। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। 1749 में साहू जी की मृत्यु होती है। उसके बाद पेशवा की शक्ति में और बढ़ोतरी हो गई। अब पेशवा ही राज्य का सर्वोपरि हो गया था। 1757 में मुगलों द्वारा मराठों के सहयोग से अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि जो नजी उदौला को मीर बख्शी के पद से तथा पंजाब में अब्दाली के पुत्र राजकुमार तैमूर को अपदस्थ करने के कारण कालांतर में पानीपत के तृतीय युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तो पंजाब में अब्दाली के पुत्र जिसका नाम था राजकुमार तैमूर को इन्होंने अपदस्थ कर दिया था, जिससे पानीपत के तृतीय युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी वो तैयार हुई। 14 जनवरी 1761 में हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया। मराठों की तोप टुकड़ी का प्रमुख कौन था? इब्राहिम गादी था। तो इनकी तोप टुकड़ी का प्रमुख था इब्राहिम गादी और मराठा सेना का नेतृत्व जो किया था वो सदाशिव राव भाऊ ने किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ को नेतृत्व वाले मराठों को परास्त कर दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव दोनों मारे गए और पेशवा को इसकी सूचना इस रूप में दी गई कि युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए हैं तथा बड़ी संख्या में धन एवं जन की हानि हुई है। ठीक है। इस युद्ध में पराजय को बाजीराव सहन नहीं कर सका और 1761 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन काशीराज पंडित ने किया है। माधवराव अब आते हैं 1761 से ये 1772 तक रहते हैं। माधवराव 17 वर्ष की उम्र में पेशवा बना। वह प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। उसने हैदराबाद के निजाम को हराया, मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए विवश किया और राजपूत, रुहेलो तथा जाट सरदारों को अपने अधीन लाकर उत्तर भारत पर अपने अधिकार को फिर से स्थापित किया। तो ऐसा माधवराव ने किया। 1771 में मराठे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली वापस लाए। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशनभोगी बन गया था। 1772 में माधवराव जो थे 6 रोगों से उसका निधन हो गया। उसकी मृत्यु के बाद पुणे में बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव और माधवराव के छोटे भाई नारायण राव के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया।
ग्रांड डफ के अनुसार पानीपत का युद्ध मराठा साम्राज्य के लिए इतना हानिकारक सिद्ध नहीं हुआ जितना कि इस श्रेष्ठ शासक का असामयिक देहांत हानिकारक रहा। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ग्रांड डफ के द्वारा कहा गया है। माधवराव के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन सत्ता पर अधिकार को लेकर एक वर्ष बाद 1773 में उसके चाचा रघुनाथ राव ने उसकी हत्या कर दी। पेशवा नारायण राव की हत्या कर रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में भाग गया, जबकि नया पेशवा नारायण राव अल्पवयस्क था। ठीक है, तो पुणे में माधव नारायण राव के समर्थकों और रघुनाथ राव के समर्थकों के मध्य षड्यंत्र चल रहे थे। इस समय माधव नारायण राव को मराठा सरदारों द्वारा गठित 12 भाई परिषद ने संरक्षण प्रदान किया था। इस परिषद में नाना फडणवीस जो थे वो प्रमुख थे। इसी के काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 हुआ। 7 वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। अंततः दोनों पक्षों ने इसकी निष्फलता को भांपकर सालबाई की संधि करने का निर्णय ले लिया। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। के बाद माधवराव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। साल सेठ तथा थाना द्वीप अंग्रेजों को दे दिया गया। ठीक है, इस समय उत्तर के मराठा शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली मराठा नेता महादजी सिंधिया थे। उसने फ्रांसीसी और पुर्तगाली अफसरों और बंदूकधारियों की सहायता से एक शक्तिशाली फौज खड़ी की एवं आगरा के पास शस्त्र निर्माण के कारखाने स्थापित किए। महादजी की सलाह पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने पेशवा को नायब ए गुनायब बनाया। महादजी के बाद मराठा शक्ति नाना फडणवीस के हाथों में केंद्रित हो गई। महादजी सिंधिया और फडणवीस की कठोरता से दुखी होकर माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली। महादजी की मृत्यु 1795 में, जबकि नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है 1800 में। इसी बीच अनेक मराठा सरदारों ने अर्ध स्वतंत्र राज्य बना लिए, जिसमें प्रमुख थे बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया। इनकी अपनी सेना थी तथा पेशवा के प्रति उनकी निष्ठा नाम मात्र की थी। माधवराव नारायण के पश्चात रघुनाथ राव का अयोग्य पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। यह एक अकुशल शासक था जिसने अपना पद बचाए रखने के लिए एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी से मतभेद कराया। इससे मराठा बंधुत्व पर गहरा धक्का पहुंचा। 1802 में बाजीराव द्वितीय ने से अंग्रेजों ने बसीन की संधि की। सिंधिया और भोसले ने इस संधि का कड़ा विरोध किया। इस संधि के कारण पेशवा कंपनी के प्रभुत्व में आ गया। बाजीराव द्वितीय के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। सिंधिया, भोसले तथा होलकर के अधिकांश क्षेत्र अब अंग्रेजों के अधीन आ गए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819 में भी मराठा हार गए। इसके बाद पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। तो यह तृतीय आंग्ल मराठा के बाद पेशवा का जो पद था हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया। अब 1851 में आते हैं। 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके पुत्र नाना साहब, जिसे धोंदू पंत भी कहते हैं, को पेंशन देने से इनकार कर दिया। प्रतिशोध स्वरूप नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय हिस्सा लिया। अंग्रेजों द्वारा दमन प्रक्रिया आरंभ होने पर वह नेपाल भाग गए। तो जो नाना साहब थे वह नेपाल भाग गए थे। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा हो गया है। चलिए अब इस चैप्टर का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। स्टेट पीसीएस में, आईएएस में ये पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें कौन सा एक कथन सत्य है बताना है। तो यह है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। ये कथन सत्य है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस मेंस 2013 में आया था क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो यह गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो यह गुरु अर्जुन देव के द्वारा संकलित किया गया था। किस सिख गुरु की मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या करा दी थी? तो इसका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव की मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो यह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था
जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये सभी जानते ही होंगे, टीपू सुल्तान। निम्न में से किसे जाटों का अफलातून कहा गया? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यह सूरजमल को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की है? तो यूरोपियों की तुलना किस नवाब ने की थी? तो यह अलीवर्दी खान ने किया था। नेक्स्ट है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो यह किसने किया था? हैदर अली ने किया था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? मुर्शीद कुली खान इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। किस युद्ध में परास्त हुआ था? सिराजुद्दौला। तो यह प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था। ठीक है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी थी? तो यह मीर कासिम ने करी थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, वर्ष 1765 में दीवानों प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो यह खासी के संपर्क में सबसे पहले आए थे। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी? तो यह लाहौर में थी। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो इन्होंने जो हीरा प्राप्त किया था वह शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य नहीं है, देखते हैं कौन सा है। तो ये है, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करी। तो ये कथन सत्य नहीं है। जबकि सत्य कथन देख लेते हैं, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो इस तरह इस चैप्टर का क्वेश्चन ये समाप्त होता है। तो ये चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।